नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। आप देख रहे हैं देश तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज देश तक की शुरुआत सैलाब का सितम झेल रहे बिहार की बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां कुदरत का कहर 12 जिलों की तकरीबन 10 लाख की आबादी झेलने को अभिशप्त है। चारों तरफ बस पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। आपको बताते चले कि बिहार में कोसी, गंडक, बागमती नदियों के साथ ही साथ कई छोटी नदियां भी इस वक्त खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। तटबंध टूट रहे हैं, गांव से शहर तक दरिया ही दरिया बहता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि इस वक्त स्टूडियो में आप देख रहे हैं, हर तरफ बेबसी और दुख का आलम इस वक्त बिहार में। यह रिपोर्ट देखिए। बिहार में कोहराम, बाढ़ से हाहाकार, नदी बहा ले गई पुलिया, इंजीनियरिंग कॉलेज जलमग्न, बाढ़ में बही बाइक, बाढ़ आई आफत लाई। तस्वीरें मोतिहारी की हैं, जहां धनगढ़ा में सोमवती नदी पर बनी पुलिया ताश के पत्थरों की तरह ढह गई। लोग पुलिया के उस पार थे और तस्वीरें खींच रहे थे। महज 5 सेकंड में सोमवती नदी 20 साल पुरानी पुलिया का एक हिस्सा बहा ले गई। ये तस्वीरें दरभंगा के इंजीनियरिंग कॉलेज की हैं, जहां कल रात से बागमती नदी का पानी भरना शुरू हुआ था और आज करीब पूरा कैंपस जलमग्न है। इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिन ब्लॉक के साथ साथ कई क्लासरूम में भी पानी भर गया है। तो शाम से पानी आ गया है, रात भर में बढ़ते जा रहा है। कॉलेज कल से बंद हो गया है और जो यहाँ पे सामान सब रखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन का काम सब चालू था, वो सब बंद हो गया हुआ है। कहाँ का कितना पानी बढ़ा? पानी 4 फीट पानी बढ़ा। बागमती नदी के कहर से दरभंगा का बस स्टॉप भी नहीं बचा है, यहाँ भी पानी भर गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर का जरा हाल देख लीजिए। बाढ़ की तेज धार में बाइक फंसी तो युवक की जान पर बनाई। बाइक सवार सड़क हादसे में गांव के एक युवक की मौत के बाद परिवार को सरकारी सहायता दिलवाने गया था, लेकिन काटा मलाही के पास टूटी सड़क पर पानी की तेज धार में बहने लगा। गनीमत रही कि लोगों ने उसकी जान बचा ली। मुजफ्फरपुर में गंडक की सहायक कदानी नदी भी उफान पर है। जिले के सकड़ा प्रखंड में करीब 20 फीट चौड़ा तटबंध टूट गया है। तटबंध को तोड़ नदी का पानी करीब 15 पंचायतों के दर्जनों गांवों में भर गया है। अब ग्रामीणों की मदद से जिला प्रशासन तटबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। बिहार के करीब 12 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और 10 लाख की आबादी मुसीबत में फंसी है। बिहार में बाढ़ से प्रभावित जिलों में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और खगड़िया शामिल है। गोपालगंज में गंडक नदी उफान पर है। सारण तटबंध टूटने के बाद सैकड़ों गांव बाढ़ से घिरे हैं। यहाँ के बरौली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी पानी भर गया है। NH-28 के ऊपर से नदी बहने लगी है, जिससे आना जाना मुहाल हो गया है। बाढ़ की विकट हालात के बीच सूबे की 10 लाख आबादी परेशान है। उफनती नदियों ने सुशासन बाबू के विकास की पोल खोल दी है। मुजफ्फरपुर से रोहित सिंह के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक। कुदरत के इस कहर के आगे इंसान कितना बेबस है, आपने ये रिपोर्ट देखी। इसके साथ ही सुशासन बाबू की पोल भी लगातार खुलती जा रही है, क्योंकि सरकारी इंतजाम पूरी तरह से नाकाफी साबित हो रहे हैं। बिहार के बाद लेकर चलते हैं आपको असम, जहां इस साल ब्रह्मपुत्र नदी ने ऐसी तबाही मचाई है जिससे उबरना राज्य के लिए आसान नहीं होगा। 26 जिलों के करीब 24.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अब भी हजारों घर बाढ़ में डूबे हुए हैं और लोग पानी के बीच किसी तरह से अपनी जिंदगी गुजर बसर करने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें असम के बारपेटा जिले की हैं, जहां तक नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई देता है। यहाँ ब्रह्मपुत्र का डरावना चेहरा दिखाई देता है। डूबे हुए मकान दिखते हैं, पानी में समा चुके खेत खलिहान दिखते हैं।
बारपेटा में ब्रह्मपुत्र ने इस साल ऐसा कोहराम मचाया है कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। यहाँ एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। सैकड़ों लोगों को बाढ़ से बचाया गया है। मोरी गांव में ब्रह्मपुत्र ने कयामत मचाई है। गांव के गांव डूब गए हैं। जिंदगी अब सड़क पर आ गई है। आफत की इस भयावह बाढ़ में सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं और बच्चों को है। घर का जो बचा खुचा सामान था उसको लेकर के लोग इन किनारों पर रहने आ गए। जाहिर है यहाँ पर सांपों का खतरा, बीमारियों का खतरा, बच्चों से लेकर के महिलाओं की जिंदगी मुश्किल में। ऊपरी असम के इलाकों में सफ़र करें तो आपको हज़ारों की संख्या में घर दिखाई पड़ेंगे जो अपना गांव छोड़ करके, अपना घर छोड़ कर इन सड़कों पर आ गए हैं रहने के लिए। इस साल असम के 26 जिले बाढ़ की तबाही झेल रहे हैं। राज्य के 2409 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। अब तक 120 लोगों की मौत हुई है। 97 लोग बाढ़ से मारे गए हैं, जबकि 23 की मौत लैंडस्लाइड की वजह से हुई। करीब 24.5 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। इंसान तो इंसान, जानवर भी बाढ़ की विभीषिका से बच नहीं पाए हैं। ब्रह्मपुत्र का प्रकोप काजीरंगा में भी टूटा है, जहां 127 जानवरों की मौत बाढ़ से हुई है। जिन जिलों में बाढ़ का पानी उतरना शुरू हुआ है, वहां बीमारी फैलने का खतरा है। ऐसे में सरकार के लिए बड़ी चुनौती दवाएं, खाना पीना पहुंचाने की है। बाढ़ का पानी कम तो हो रहा है, लेकिन अभी भी इसे पूरी तरह से खाली होने में महीने भर का समय भी लग सकता है। ऐसे में सरकारी मदद नाकाफी है। लोगों की जिंदगी मुश्किल में है। हर कोई इंतजार कर रहा है कि जल्दी से आपदा खत्म हो तो आखिर उनकी जिंदगी सामान्य हो। मोरी गांव असम से संजय कुमार के साथ ये रिपोर्ट लेकर मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। लेकिन बारिश और बाढ़ की ये आपदा खत्म कब होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। 26 जिलों के करीब 24.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। आपने असम से ये रिपोर्ट देखी और अब आगे बढ़ते हुए आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी के गोरखपुर से। गोरखपुर में एक बच्चे की हत्या कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। गोरखपुर से एक बच्चे की हत्या की यह खबर सामने आ रही है। 5वीं में पढ़ने वाले छात्र को कल ही अगवा किया गया था और परिवार से 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। एसटीएफ बच्चे की तलाश में लगी हुई थी, लेकिन अपहरणकर्ताओं ने बच्चे की हत्या कर दी। बच्चे का शव भी बरामद किया जा चुका है। अपहरणकर्ताओं ने 1 करोड़ रुपए मांगे थे। पूरे मामले की जांच एसटीएफ कर रही थी। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही अभी गोंडा के मामले में यूपी एसटीएफ की यूपी पुलिस की जमकर तारीफ हुई थी, जहां पर अपहरित एक व्यापारी के बच्चे को उन्होंने छुड़ा लिया था। लेकिन गोरखपुर, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर है, जहां से 5 बार वो सांसद रहे, उस गोरखपुर में कामयाबी यूपी एसटीएफ को नहीं मिल पाई। इसी वजह से विपक्ष अब निशाना साध रहा है इस पूरे मामले को लेकर यूपी सरकार पर। तो अब तक कुल 38 लोगों से पूछताछ की गई है, लेकिन सच सामने कब आएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल सुशांत की मौत को लेकर बना हुआ है। आगे बढ़ते हुए रुख कर लेते हैं राजस्थान का, जहां पर विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर घमासान नए स्तर पर पहुंच गया है। कांग्रेस इस मामले में सीधे राज्यपाल को घेर रही है, तो राज्यपाल ने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों की दुहाई दे दी है। दोनों तरफ से चिट्ठी पर चिट्ठी एक दूसरे को भेजी जा रही है। गहलोत विधानसभा सत्र बुलाने पर अड़े हैं, तो राज्यपाल भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी बारीकी से निभाने और संविधान के प्रहरी होने का खम ठोक रहे हैं। लब्बो-लुआब यह है कि 31 जुलाई से विधानसभा सत्र नहीं बुलाया जा सकता, जैसा गहलोत चाहते हैं। विधानसभा सत्र संवैधानिक प्रावधानों के अनुकूल बुलाया जाना आवश्यक है। चूंकि वर्तमान परिस्थितियां असाधारण हैं, इसलिए राज्य सरकार 3 बिंदुओं को स्पष्ट करते हुए फिर से पत्र भेजे। पहला, विधानसभा का सत्र 21 दिनों का स्पष्ट नोटिस देकर बुलाया जाना चाहिए। दूसरा, यदि सत्र में विश्वास मत की कार्यवाही की जाती है तो इसके सीधे प्रसारण की व्यवस्था हो। तीसरा, यह भी स्पष्ट किया जाए कि 200 विधायकों और 1000 से ज्यादा कर्मचारियों के इकट्ठा होने पर सामाजिक दूरी कैसे सुनिश्चित की जाएगी। विधानसभा कैसे चलेंगे, ये सरकार की जिम्मेवारी होता है तय करना, और राज्यपाल साहब को सरकार जो चलाते हैं, चाहे उनके पसंद हो या ना हो, उनकी राय पर निर्णय लेना जरूरी होते हैं। गवर्नर साहब ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जो गहलोत और उनके जो एमएलएज हैं, जिस तरह की प्रेशर टैक्टिक्स कांग्रेस गवर्नर के ऊपर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर जिस तरह से दबाव डाल के अपनी राजनीति करना चाहती है, तो इस तरह से उन्होंने कहा कि मैं
किसी दबाव में फैसला नहीं लूंगा। गहलोत सरकार और कांग्रेस राजस्थान के संकट को लेकर बीजेपी के साथ साथ राज्यपाल को भी जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं। इसके लिए कई स्तरों पर घेराबंदी चालू है। एक तरफ कोर्ट में राज्यपाल को हटाने के लिए एक जनहित याचिका दायर की गई है। दूसरी ओर 3 पूर्व कानून मंत्रियों कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद और अश्विनी कुमार ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वो कैबिनेट की सलाह पर विधानसभा सत्र बुलाने के लिए बाध्य हैं। ऐसा नहीं करने से संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। यहाँ पे साफ साफ गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी है। अगर गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी है, अगर वो स्पेशल सेशन बुलाने की मांग कर रही है तो स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए। राज्यपाल साहब का क्षेत्र अधिकार नहीं कि वो मना कर दे। राजस्थान के मुद्दे को लेकर कांग्रेस आज देश भर में सड़कों पर भी उतरी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सभी राज्यों में राजभवन के सामने धरना दिया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सरीखे कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कल ही सोशल मीडिया पर अपने कार्यकर्ताओं को अभियान चलाने की सलाह दी थी। उधर राज्यपाल पूरे हालात की जानकारी केंद्र को दे रहे हैं। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने राजभवन पर कांग्रेस के लिए धरने की तैयारियों का भी जिक्र किया है। जयपुर में मौसमी सिंह और शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात हिंदुस्तान के दुश्मनों के पसीने छुड़ा देने वाली खबर की। वायुसेना को नई ताकत देने के लिए राफेल ने उड़ान भर दी है। 2 दिन के अंदर राफेल भारतीय खेमे का हिस्सा होगा। राफेल ने आज फ्रांस से उड़ान भरी है। एक एक करके आपको हम जानकारी देते हैं। जो अबू धाबी पहुंचेगा, जहां से वो कल यानी कि 28 जुलाई को हिंदुस्तान के लिए उड़ान भरेगा और 29 जुलाई को भारत आ जाएगा। 29 जुलाई का दिन हिंदुस्तान के लिए बेहद अहम। देखिए, हम आपको स्पेशल ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं 29 जुलाई का दिन हिंदुस्तान के लिए कितना ज्यादा खास होने जा रहा है, जहां अंबाला के बेस कैंप पे उसका जोरदार स्वागत किया जाएगा। एक बार फिर से जरा गौर से देखिए इस ग्राफिक्स को, जिसके जरिए आपको हम इस बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से राफेल ने उड़ान भर ली है। और अब सिर्फ 2 दिनों का और इंतजार। 29 जुलाई को भारत पहुंचेगा, अंबाला में लैंड करेगा, जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है हिंदुस्तान। राफेल ने भर दी है उड़ान, जिसकी वजह से दुश्मन है हिंदुस्तान का परेशान। चलिए आगे बढ़ते हुए बात अब कोरोना की। कोरोना के दौड़ते भागते मीटर पर नजर डालते हैं, जिसकी रफ्तार दिनों दिन बढ़ती हुई चली जा रही है। बीते 24 घंटों का आंकड़ा 49,931 कुल केस सिर्फ 24 घंटे में ही सामने आए हैं, जबकि 31,991 लोग ठीक भी हुए हैं। ये एक राहत की खबर है, जबकि 708 लोगों की जान चली गई है बीते 24 घंटे में। अब तक भारत का पूरा आंकड़ा जानिए। 14,35,453 कुल केस अब तक सामने आ चुके हैं। 9,17,568 ठीक हुए हैं, जबकि 32,771 लोगों की जान इस कोरोना की वजह से अब तक हिंदुस्तान में जा चुकी है। तो ये हमने आपको आंकड़े दिखाए कोरोना के। और अब आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, पीएम मोदी ने एक बार फिर से कहा है कि देश कोरोना से लड़कर जीतेगा। पीएम ने कहा कि कोरोना की टेस्टिंग, बेड और वेंटिलेटर की अब कमी नहीं है। देश ने बहुत कम वक्त में अपने आप को कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम बनाया है। सुनिए प्रधानमंत्री को। दिल्ली, एनसीआर, मुंबई और कोलकाता आर्थिक गतिविधियों के भी बड़े सेंटर हैं। अब तीनों जगह टेस्ट की जो उपलब्ध कैपेसिटी है, उसमें 10,000 टेस्ट की कैपेसिटी और जुड़ने जा रही है। अब इन शहरों में टेस्ट और ज्यादा तेजी से हो सकेंगे। यकीनन टेस्ट ज्यादा होंगे, जो हिंदुस्तान के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, ताकि ये पता चल पाए कि कितने मरीज कोरोना से पीड़ित हैं और कितने नहीं हैं। आगे बढ़ते हुए बात ऐश्वर्या राय बच्चन की कर लेते हैं, जिन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग जीत ली है। ऐश्वर्या राय बच्चन के अलावा बेटी आराध्या भी ठीक हो गई हैं। दोनों को आज नानावटी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया, जहां से वो अपने घर गई। 10 दिनों के बाद दोनों को डिस्चार्ज किया गया है। इस दौरान अभिषेक बच्चन ने दुआओं के लिए अपने फैंस का सोशल मीडिया के जरिए शुक्रिया अदा किया है। और अब बात अयोध्या और टाइम कैप्सूल की करेंगे। भव्य राम मंदिर का निर्माण 5 अगस्त को भूमि पूजन के बाद शुरू हो जाएगा। मंदिर के नीचे एक टाइम कैप्सूल रखा जाएगा, जिसमें मंदिर निर्माण का पूरा इतिहास दर्ज होगा। इस कैप्सूल को इस तरह बनाया जाएगा कि सालों साल तक ये महफूज रहे।
देश और दुनिया के लाखों राम भक्तों को जिस घड़ी का इंतजार था वो आने वाली है। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की नींव रखी जाएगी। भूमि पूजन के लिए खुद प्रधानमंत्री अयोध्या पधारेंगे। उनके साथ तमाम साधु संत भी इस ऐतिहासिक मौके के साक्षी बनेंगे। 5 अगस्त को जब राम मंदिर की नींव पड़ेगी तो निर्माण स्थल पर कई फीट नीचे एक कालपात्र या टाइम कैप्सूल रखा जाएगा। बहुत ही दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ पूरे परिसर में, जितना लंबा चौड़ा परिसर है, उस परिसर में दिव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। आइए अब समझते हैं कि टाइम कैप्सूल क्या होता है। टाइम कैप्सूल एक कंटेनर की तरह होता है जिसे विशेष प्रकार के कॉपर से बनाया जाता है। इसकी लंबाई करीब 3 फुट होती है। इसकी विशेषता ये है कि ये सालों साल खराब नहीं होता। सैकड़ों साल बाद भी जब इसे निकाला जाएगा तो इसमें मौजूद सभी दस्तावेज सुरक्षित रहेंगे। राम मंदिर के नीचे टाइम कैप्सूल रखने का मकसद भी राम मंदिर के इतिहास को महफूज रखना है। 9 दिन बाकी हैं भूमि पूजन के। इसी के साथ देश तक में अभी के लिए बस इतना ही।